नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत करें विपक्षी दलों की बैठक से जो बेंगलुरु में इस समय चल रही है। 2 दिन की यह बैठक है जो आज शाम को शुरू हुई है। इसमें इस बार 26 दल हिस्सा ले रहे हैं। ये दूसरी बैठक है। पहली बैठक पटना में हुई थी जिसमें 15 दलों ने हिस्सा लिया था, यानी विपक्ष ने अपनी ताकत बढ़ाई है और ये बढ़ी हुई ताकत बेंगलुरु में दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि इस बैठक में सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, मल्लिकार्जुन खड़गे, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे तमाम विपक्षी नेता शामिल हो रहे हैं। शरद पवार के कल के इस बैठक में पहुंचने की बात कही जा रही है। बैठक से पहले कांग्रेस ने कहा कि यह बैठक भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी। केसी वेणुगोपाल ने कहा कि जो पहले कहते थे कि अकेले विपक्ष को हरा देंगे, वो अब एनडीए की बैठक बुला रहे हैं। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि दूल्हा कौन है ये तो पता ही नहीं। We will decide in this meeting what the course of action in future. Certainly parliament session is also starting on 20th onwards. We will chalk out the parliament strategy also. Certainly, we are very sure that this is going to be a game changer of Indian political scenario. मैंने एक सवाल पटना में उठाया था, ये 24 की बारात जो सज रही है, इसका दुल्हा कौन है? अभी तक कोई जवाब नहीं। कहा कि हम दुल्हा चुनेंगे। तो दिल्ली के बाढ़ के डूबे लोगों पर कांग्रेस पार्टी खामोश, व्यवस्था पर, बंगाल में लोकतंत्र की हत्या के ऊपर ममता की तानाशाही और निरंकुशता पर कांग्रेस पार्टी और सीपीएम सीपीआई खामोश। तो जहां एक तरफ विपक्षी दल अपनी ताकत दिखा रहे हैं, वहीं बीजेपी भी एनडीए के माध्यम से अपनी ताकत दिखाएगी। कल यानी 18 जुलाई को दिल्ली के अशोका होटल में शाम 5 बजे एनडीए की बैठक होगी। इस बैठक में 38 दलों को निमंत्रण दिया गया है जिन्होंने आने की पुष्टि कर दी है। यानी एक तरफ जहां यूपीए प्लस के 26 दल, वहीं बीजेपी प्लस एनडीए के 38 दल। ये कुल मिलाकर के समीकरण देश की जनता के सामने रखा जा रहा है। कल की एनडीए की बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उस बैठक में रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह होंगे और साथ ही हाल ही में जो एनडीए में शामिल हुए दल हैं, जिसमें कि ओम प्रकाश राजभर हैं, चिराग पासवान हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, अजीत पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, एकनाथ शिंदे का गुट है, ये सारे नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक के जरिए बीजेपी और एनडीए पीएम मोदी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताएगी और सीधे तौर पर देश की जनता को संदेश देगी कि 9 साल होने के बावजूद भी देश के 38 दलों का समर्थन पीएम मोदी को हासिल है। यानी 2024 में उनकी अगुवाई में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बननी चाहिए। ये देश की जनता से अपील की जाएगी। ये बीजेपी की ओर से कोशिश होगी कल की एनडीए की बैठक में। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस बैठक के बारे में जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जिस तरह से गुड गवर्नेंस बीजेपी ने पिछले 9 साल में दिया है, उसके चलते देश के लोगों का रुझान एनडीए की ओर बढ़ा है और यही कारण है कि 38 दल कल की बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। हमने किसी को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा है। हमें छोड़ के जाने वालों के बावजूद भी हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमेशा दोस्ताना रहा है, क्योंकि हमारा ब्रॉडर पिक्चर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, फॉर दैट लार्जर कॉज। नाउ दे हैव टू डिसाइड। फिलहाल नहीं, हम कभी न्योता देते नहीं है। हम एजेंडा बताते हैं, इसके साथ खड़े होना चाहते हो, होइए। हमने भेजा ही नहीं तो हम न्योता क्या दें? न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के यूपीए के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का
और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए। बात कर लेते हैं राज्यसभा चुनाव की। आज 11 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हो गया। यह आंकड़ा हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध करने का फैसला किया है। आज जिन 11 सीटों के नतीजे आए, इसमें 6 सीटें टीएमसी के पास गई हैं और 5 सीटें बीजेपी के पास गई है। तो सवाल यह कि क्या कांग्रेस का समर्थन मिलने के बाद आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश को राज्यसभा में हरा सकती है, जहां पर कि सरकार का बहुमत नहीं है? आंकड़े क्या कहते हैं, इन आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि कांग्रेस का समर्थन मिलने के बावजूद आम आदमी पार्टी इस अध्यादेश को राज्यसभा में नहीं हरा पाएगी, इस तथ्य के बावजूद कि वहां पर सरकार को बहुमत नहीं है, क्योंकि काफी कुछ वहां पर बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के रुख पर निर्भर करेगा। आज राज्यसभा की 11 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। इसमें कांग्रेस की 1 सीट कम हुई है, यानी 30 सीटों पर कांग्रेस आ गई, और बीजेपी की 1 सीट बढ़ी है, यानी बीजेपी 93 सीटों पर पहुंच गई है। राज्यसभा का अगर गणित देखें तो यहां पर कुल 245 सीटें हैं, जिनमें 7 सीटें अभी खाली हैं। इनमें जम्मू कश्मीर की 4, मनोनयन की 2 और यूपी की 1 सीट है। सदन की यानी अभी संख्या 238 है और बहुमत का आंकड़ा इसके हिसाब से 120 बनता है। बीजेपी की सीटें बढ़कर 93 हो गई, जबकि कांग्रेस की घटकर 30 हो गई है। अगर बीजेपी और सहयोगी दलों की सीटें मिला दें तो ये 105 रहेगी। इसके अलावा बीजेपी को 5 मनोनीत और 2 निर्दलीयों का समर्थन भी मिलना तय है। इस तरह सरकार के पक्ष में 112 सांसद हो जाते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 8 दूर है। सरकार को यह उम्मीद है कि बीएसपी, जेडीएस और टीडीपी का एक एक सांसद भी सरकार को समर्थन देगा। अगर ऐसा देता है तो 115 के करीब यह आंकड़ा पहुंच जाएगा। वहीं विरोध की बात करें अध्यादेश के तो 105 वोट विरोध में हैं। ऐसे में सरकार को बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस की मदद चाहिए होगी। इन दोनों ही पार्टियों के 9 सांसद हैं। बीजेडी ने यह कहा है कि जब बिल संसद में आएगा तभी वो फैसला करेगी। उधर वाईएसआर कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन पिछले साल जब इसी तरह का एक बिल आया था तो दोनों ही पार्टियों ने मतदान के समय वॉकआउट कर दिया था। अगर दोनों पार्टियां इस बार भी ऐसा ही करती हैं तो बहुमत का आंकड़ा घटकर 111 रह जाएगा, तो यानी सरकार आराम से इसको पारित करा लेगी। बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस ने विरोध में अगर वोट डाला तो बिल पारित नहीं हो पाएगा। हालांकि सरकार के पास एक विकल्प यह भी है कि मतदान से पहले 2 सांसदों का मनोनयन कर दे। इस तरह जो सांसदों की समर्थक संख्या है वो बढ़कर 114 हो जाएगी। और हॉट टॉपिक में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। महाराष्ट्र की राजनीति की बात कर लेते हैं, जहां पर कि सियासी बाजार एकदम फिर से गर्म है, क्योंकि अटकलें काफी लगाई जा रही है। और वो इसलिए क्योंकि अजीत पवार, जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, 24 घंटों के भीतर ही दूसरी बार शरद पवार से मिलने पहुंचे। उनके साथ उनके मंत्री और तमाम विधायक भी थे। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक बार उनकी बैठक हो चुकी है। और एनसीपी में टूट के बाद आज महाराष्ट्र विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन था, लेकिन किस खेमे में कितने विधायक हैं ये स्पष्ट नहीं हो पाया, क्योंकि सरकार के खिलाफ जो विपक्षी दलों का प्रदर्शन था उसमें एनसीपी का कोई भी विधायक शामिल नहीं हुआ। उधर शरद पवार से मुलाकात के बाद अजीत पवार खेमे के बड़े नेता प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि शरद पवार से एक बार फिर अपील की गई कि वो एनसीपी को एकजुट रखे। हालांकि उन्होंने इस अपील पर कुछ भी नहीं कहा। कल भी वो कुछ नहीं बोले थे। ऐसे में शरद पवार की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि वो कल बेंगलुरु विपक्षी दलों की बैठक में हिस्सा लेने भी जा रहे हैं। हमें मालूम पड़ा कि पवार साहब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। चौहान सेंटर में हमेशा की तरह वो आते ही हैं, तो हमने विधानसभा से सब लोग एकत्रित होकर यहाँ पर पहुँचे। पवार साहब के आशीर्वाद हमने लिए, और जिस तरह से कल हमने उनको विनती की थी कि पार्टी एक संग रहनी चाहिए, आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन उस दिशा में जरूर हो, यही विनती करके हम यहां से प्रस्थान कर रहे हैं।
तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।